नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियाँ, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदियों किनारे स्थित नगर एवं कृषि। इन 4 टॉपिकों पर आज इस वीडियो में हम विस्तृत बात करेंगे। फ्रेंड्स, यह टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको अपवाह तंत्र बोला जाता है। देखिए, पहले हम बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, इसके बाद बात करेंगे भारत की मुख्य नदियों के बारे में, और इसके बाद बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी NCERT बेस्ड और घटना चक्र के आधार पर लिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, जिनकी आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख में है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से, भारत से और बांग्लादेश 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, और भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल जो हैं लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल एक ही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश को गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह है कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोमती, जिसको हम पीलीभीत भी बोलते हैं। यानी गोमती नदी है, गोमती नदी गंगा की वह सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग में हुआ है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को चालू कर करके अपने साइड में रख दीजिए और इसको ध्यान से सुनिए। सुनने से भी बहुत ज़्यादा याद होती है। और यकीन मानिए, मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो को देख लेने के बाद या इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस टॉपिक से, चाहे वह भारत की नदियों के बारे में हो, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में हो, कृषि के बारे में हो, एक भी प्रश्न एग्जाम में इससे आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वह है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा नदी से है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह अलकनंदा। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली। दामोदर जो है हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश से
3 प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है। उनके नाम हैं चेनाब, रावी और सतलज। ये 3 नदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे, वह नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी जो है नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है, इसे ध्यान में रखिएगा। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन, जिसे डाउन वार्पिंग कहते हैं, के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कंटेंट और मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपका एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? साथियों, इस क्वेश्चन को प्रीवियस कई एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। आपसे डायरेक्टली यह भी पूछा जा सकता है कि राजघाट नदी परियोजना जो है वह किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, वो है बेतवा नदी। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो देखिए, भारत के चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, जो बनकर अब तैयार भी हो चुका है, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है हमारा कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो देखिए, ये हो जाएगी ज्वारनदमुख एवं एस्चुरी। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ज्वारनदमुख का निर्माण करने वाली, या ज्वारनदमुख को ही एस्चुरी बोला जाता है, का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो नर्मदा एवं तापी हैं। साथियों, इस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ज्वारनदमुख बनाने वाली या एस्चुरी से होकर बहने वाली नदियों की ट्रिक रहेगी। ये आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर बहने वाली 2 मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एवं तापी नदियां हैं। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एवं तापी। साथियों, इस पर भी एक टॉपिक लेकर आएंगे, इस पर भी एक वीडियो आएगा, उस पर ट्रिक रहेगा कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन हैं। एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें यह भी रहेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन हैं। सभी को आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो भूमि बंधित या अंतर्वाही अपवाह तंत्र का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर पानी जो है गंडक नदी से आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि मंदाकिनी नदी और चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है कि मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी नदी जो है चौराबाड़ी नामक ताम झील से निकलती है। अगला प्रश्न है कि कपिला किसकी सहायक नदी है? तो कपिला जो है कावेरी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए, सतगोदावरी का है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वन लाइनर ही कराऊंगा। वन लाइनर इसलिए ज़रूरी है कि वन लाइनर से ज़्यादा से मात्रा में क्वेश्चन याद होते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन याद होते हैं। मैं चाहता तो इसको ऑब्जेक्टिव में करा भी सकता था, लेकिन फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव कराने से वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी होने से आपको भी बोरिंग लगने लगेगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको वन लाइनर के रूप में कराया जाए, जिससे कम समय में अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कवर हो जाएं। अगला प्रश्न है हमारा कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? तो इसकी जो है कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि कावेरी नदी जो है कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि जो प्रमुख नदियां हैं उनके उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है, हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से निकलती है, आपको याद रखना है। साथियों, उद्गम नदियों को उद्गम स्थल से भी क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के निकट राकसताल से। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट राकसताल से। वहीं अगर बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के वेरीनाग झरने से है। अगर चेनाब नदी की बात किया जाए तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल जो है लाहुल में 12 लच्चा दरे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा नदी से है। आगे बात किया जाए रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश में है, में हिमालय के रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से प्रवाहित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको, हाँ चलिए मैंने इसको सही कर दिया। जो रावी नदी है वो कांगड़ा जिले जो हिमाचल प्रदेश में है कि हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखिए गंगा नदी जो है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से है। वहीं अगर बात करें यमुना नदी का, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है बंदरपुच में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। अगर बात की जाए गोमती नदी का, तो गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से है। वहीं घाघरा नदी की बात की जाए तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मापा चाचुंगो हिम्मत से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वहीं अगर बात किया जाए गंडक नदी की, तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से है। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है प्रवाह की, देखिए प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा यह है, और ये जो निकलती है अरुण नामक माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से इसका उद्गम स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं चंबल नदी की बात किया जाए तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनपावा पहाड़ी से है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से है। केन नदी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आ चुके हैं आपके। जो केन नदी का उद्गम स्थल है वो सतना जनपद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। स्वर्ण नदी की बात की जाए तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। वहीं अगर दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार के पलामू से है। वहीं बात किया जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट चेमायुगुंग हिमनद से। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है नासिक के पश्चिमी घाट में रियम्बक पहाड़ी से है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से है। वहीं अगर बात की जाए नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से है। ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, यानी जिसको मूल ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है, नामक नगर के निकट से है। महानदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद से सिहावा के निकट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि संकोच नदी जो है किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो संकोच नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगली बात किया जाए सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है। तो इन 5 नदियों को पचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा फ्रेंड्स। तो झेलम नदी का उद्गम जो है कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है।
हिमालय नदियाँ जो होती है 12मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह जो है मौसमी होता है। साथियों, यहाँ से फ्रेंड इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 12मासी नदियाँ कौन सी होती हैं, तो हिमालयी नदियाँ। आपको याद रखना है कि हिमालय से कौन कौन नदियाँ निकलती है। इस सभी का ट्रिक मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है, एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो जो एडन नहर है ये दामोदर नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार के पटना में। अब देखिए, माही नदी मध्य प्रदेश के निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि विश्वासघाती नदी की संज्ञा जो है किस नदी को दी जाती है? तो विश्वासघात नदी की संज्ञा हुगली नदी को दी जाती है। अब देखिए, हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रमुख जल प्रपात और झीलों के बारे में। यहाँ से भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके बहुत ही पूछे जाते हैं। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तसो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है? तो तसो मुरारी झील जो है लद्दाख में स्थित है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, जिसके नाम थोड़े अजीब होते हैं। जैसे यही ले लीजिए क्वेश्चन, तसो मुरारी झील। तो तसो मुरारी झील आपको याद रखने हैं कि लद्दाख में स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ है? तो शरावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत को नियाग्रा के नाम से चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 29 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। आगे बात करते हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए, दो दूधसागर जलप्रपात होंगे, बहुत ही चर्चित जलप्रपात है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। तो ये जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं, धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वसुंधरा जलप्रपात जो है अलकनंदा नदी पर है। पुलिकिट झील जो है भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए पुलिकिट झील जो है किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात, जो कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, किस नदी पर हैं और किस राज्य में हैं। देखिए दूधसागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर है और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, इसको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अमृतधारा देवधारा जो है हसदेव में पड़ता है और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कोरिया नहीं या कोरबा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अवॉइड कीजिएगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गया। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार जो है ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? कर्नाटक में है। वहीं अगर बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात की, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है और कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। कपिलधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है और कहाँ है? अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो कहाँ है? इंद्रावती में है और इंद्रावती कहाँ पड़ता है? बस्तर, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोन्हा या गौतम धारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, रेलिवेंट टीपीसी के। तो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात जो है वह रादू में स्थित है, रादू नदी पर, और एक नदी कहाँ पड़ती है? रांची झारखंड में स्थित है।
चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है और कहाँ है चंबल नदी? राजस्थान में है। अब बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख झील जो कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए वेबनाड झील जो है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, आपको याद रखने हैं। चिल्का झील जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। राजसमंद झील जो है राजस्थान में है। पुलिकट झील जो है वह तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। सात ताल झील जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। अष्टमुदी झील कहाँ है? तो अष्टमुदी झील जो है केरल में स्थित है। फतेह सागर झील कहाँ है? तो फतेह सागर झील जो है राजस्थान में स्थित है। डल झील कहाँ है? तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील जो है वह भी जम्मू कश्मीर में ही फ्रेंड्स स्थित है। लोकटक झील जो है वह मणिपुर में स्थित है। सांभर झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। डिंडवाना झील जो है वह भी राजस्थान में ही स्थित है। राकस्थान जो है राकस्थान झील उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात करते हैं कोलोरू झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, कोलोरी झील से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है कि कोलोरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर बात की जाए रूपकुंड की, तो रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। फुलहर झील जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए देवताल झील की, तो देवताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। हमीर सागर झील जो है हमीरसर झील वो गुजरात में स्थित है। उदय सागर झील कहाँ स्थित है? तो उदय सागर राजस्थान में स्थित है। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहीं अगर बात की जाए पेरियार झील की, तो पेरियार झील केरल राज्य में स्थित है। सूरजकुंड झील जो है वह हरियाणा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। वहीं अगर बात की जाए जयसमंद झील की, तो जयसमंद झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर बात की जाए हुसैन सागर की, तो हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। देखिए इस वीडियो को मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिना स्किप किए पूरा देखिए, नहीं देख सकते हैं तो सुनिए, लेकिन इसको सुनिए। साथियों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 से 4 नंबर के प्रश्न यहाँ देखेंगे, बनना ही बनना है। और मैं इस वीडियो में तो भारत की नदी, झील, जलप्रपात, नदी घाटी परियोजना सभी को कवर करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें के बारे में। इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं मैं आप सभी को बताऊँगा। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। यानी आधुनिक सिंचाई प्रणाली के आविष्कारक के जनक कौन थे? तो मोक्षगुंड विश्वेश्वरैया थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य कौन कौन से हैं? यानी आपको ये बताना है कि वैसे कौन से 3 राज्य हैं जिसमें तालाबों से खेती होती है, यानी खेतों की सिंचाई तालाबों से की जाती है, और शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए प्रथम स्थान पर तमिलनाडु आता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की थी? तो भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना दिनेशा जे दस्तूर ने प्रस्तुत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? और देखिए भारत में सिंचाई के जो मुख्य साधन है, देखिए भारत में सिंचाई के जो मुख्य साधन है वो कुआं और नलकूप है। आगे बात करते हैं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में प्रथम स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद पंजाब, इसके बाद मध्य प्रदेश और अंत में आंध्र प्रदेश का स्थान है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संवर्धन के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखने हैं इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ था। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था जो है भारत में गंगा नहर है। किसे बोला जाता है? गंगा नहर को।
गंगा नहर का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। तो ध्यान रखना है कि गंगा नहर का जो निर्माण है वो वर्ष 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सारण सिंचाई नहर है वो फ्रेंड्स गंडक नदी से निकाली गई है। आगे बात करते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो स्थित है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। अब आगे बढ़ते हैं कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना का भाग है। किसका भाग है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गांधी सागर परियोजना है वो चंबल परियोजना का ही एक भाग है। किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का। आगे बढ़ते हैं कि जवाहर सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है और कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि तिलैया, मैथन व बेल पहाड़ी बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रखिएगा कि तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है वर्ष 1948 में हुई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि सतलज नदी पर बनाए गए हिमालय बांध का मुख्य उद्देश्य जो है भांगड़ा बांध में आने वाली तलछटी मिट्टी को रोकना था। यानी क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाए कि सतलज नदी पर जो बांध बनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाखड़ा बांध से जो पानी आती है उसे तलछटी मिट्टी को रोकना था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध जो है किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो देखिए भाखड़ा नांगल जो है परियोजना वो इससे 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन राज्य है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से जो जिन राज्यों को लाभ मिलता है वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो देखिए दामोदर परियोजना में झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 राज्य शामिल हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ जो है गुजरात राज्य को होता है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है सरदार सरोवर बांध से। ओंकारेश्वर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ओंकारेश्वर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध आप सभी को पता होगा उड़ीसा राज्य में है। अगले प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो यह है शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर निर्मित है, आपको ध्यान रखना है। किशन गंगा परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर के राज्य में स्थित है। मेजा बांध की जो राजस्थान में है इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर स्थित है और मेजा बांध कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बगलिहार से मालूम पड़ता है कि बगलिहार कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सुइल नदी जो परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि की अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी या बहुउद्देशीय परियोजनाएं का इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए कल्पसर परियोजना जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो सिक्किम में स्थित है।
दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन जो है वो चेनाब नदी पर निर्मित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक की एक संयुक्त परियोजना है जो ममल्लपुर के निकट तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा की सहायक नदी है पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कहने का मतलब यह है कि तुंगभद्रा परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपको अगर आपने प्रीवियस का एग्जाम दिए होंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिला होगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुडुचेरी। अगला प्रश्न है कि जलढाका, चुकचा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं जो है कहाँ स्थित है? तो ये सभी परियोजनाएं जो है भूटान में। कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। और ये सभी जिन परियोजनाएं हैं इनका निर्माण जो है भारत के सहयोग से हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। महाकाली संधि जो है वो भारत और नेपाल के मध्य 1966 में हुई थी। कब हुई थी? तो वर्ष 1966 में। अगला प्रश्न है कि तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो जो तेलुगु गंगा परियोजना है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। कालमपोग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कालमपोग जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? आप सभी को पता होगा कि अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर निर्मित है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो वह है सिंद्रापोग और कहाँ स्थित है? असम में। अब देखिए फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से हम बात करते हैं कि जितनी भी नदियाँ हैं उनके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न 2 या 3 नंबर के बनने ही बनने हैं। यानी हम यहाँ ये देखेंगे कि जितनी भी नदियाँ हैं उनके ऊपर कौन कौन से बांध, कौन कौन सी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं। सतलज नदी, सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध, जिसे गोविंद सागर बांध भी कहते हैं, नाथपा झकरी बांध और कोल बांध का निर्माण किया गया है। अगर वहीं बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी पर किशनगंगा और तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। अगर हम बात करते हैं चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती बांध जिसे अस्किनी बांध भी कहते हैं, और बगलिहार बांध का भी निर्माण किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रावी नदी, देखिए रावी नदी पर थीन बांध और चिमोरा परियोजना का निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी पर पोंग व हरिके बांध का निर्माण किया गया है। ये जितने भी हम बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। गंगा नदी, देखिए गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध, जिसका नया नाम भागीरथी भी है, और फरक्का बांध, इन दोनों का निर्माण किया गया है। अगर बात करते हैं यमुना नदी पर, तो यमुना नदी पर लखवर और ब्यासी बांध का निर्माण किया गया है। अगर बात करते हैं रामगंगा नदी पर, तो रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है और इसको रामगंगा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। घाघरा नदी पर घाघरा बांध का निर्माण किया गया है। शारदा नदी पर शारदा बांध का निर्माण किया गया है। गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास एक बैराज का निर्माण किया गया है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना का ही निर्माण किया गया है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध, इन तीनों का निर्माण किया गया है और ये तीनों बांध जो है ये राजस्थान में पाए जाते हैं। बेतवा नदी, बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। अगर बात करें सोन नदी पर, तो सोन नदी में देखिए डेहरी में सिंचाई जो है सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है इंद्रपुरी बैराज, उसका निर्माण किया गया है। बरासका और बाणसागर बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी पर पंचेत हिल, तिलैया, कुनार, अय्यर, बरगमो और मैथान, इन सभी का निर्माण जो है दामोदर नदी पर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं गोदावरी नदी पर, तो गोदावरी नदी पर जो राजमुंद्री के निकट एक एनीकट बांध का निर्माण
किया गया है। वहीं बात करें अगर कृष्णा नदी पर, तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात करें तुंगभद्रा नदी पर, तो तुंगभद्रा नदी पर ममल्लपुर के निकट तुंगभद्रा बांध का निर्माण किया गया है। अगर बात करें कावेरी नदी पर, तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध का निर्माण किया गया है। अगर बात करें नर्मदा नदी पर, तो देखिए नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, इन सभी का निर्माण किया गया है। अगर बात करें ताप्ती नदी पर, तो ताप्ती नदी पर काकर पार बांध और उकाई बांध का निर्माण किया गया है। अगर बात करें महानदी पर, तो महानदी पर देखिए हीराकुंड, तिकरपाड़ा और बैरोज बांध, इन सभी का निर्माण किया गया है। माही नदी पर बात करें फ्रेंड्स, तो माही नदी पर वन कावेरी बांध और कदाना बांध का निर्माण किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है। इससे ऊपर हमने बांध की बात की, अब परियोजना की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना है, नाथपा झकरी है और कोल बांध है, आपको याद रखना है। झेलम नदी पर, तो झेलम नदी पर देखिए किशनगंगा और तुलबुल परियोजना, इनका निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात करें चेनाब नदी पर, तो देखिए चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुल्हस्ती बांध, यास्किनी बांध और बगलिहार, देखिए चेनाब नदी कहाँ है, बगलिहार में स्थित है। रावी नदी पर थीन बांध और चेमोरा परियोजना का निर्माण किया गया है। ब्यास नदी पर अगर बात कर लें, तो ब्यास नदी पर पोंग या हरिके बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। अगर वहीं बात करें गंगा नदी पर, तो गंगा नदी पर टिहरी बांध परियोजना और फरक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। अगर बात करें यमुना नदी पर, तो यमुना नदी पर लखवर ब्यासी बांध का निर्माण किया गया है। अगर बात करें रामगंगा नदी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है, जिसे रामगंगा परियोजना भी कहते हैं। घाघरा नदी पर घाघरा बांध है, शारदा नदी पर भी शारदा ही बांध है। कुछ कुछ ऊपर वाला आपके पास मैच करेगा, तो ध्यान नहीं देना है, हमने आपको मतलब उठा लिया ऊपर से ताकि रिविजिंग भी हो जाए। चलिए अगर बात करते हैं, ये सब हमने देख लिए हैं। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है, तो कृषि में युग्म पैदावार का जो आशय है, विभिन्न मौसमों में 2 फसलें को उगाना, इसे ही युग्म पैदावार कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कृषि के बारे में, भारत की कृषि, इस टॉपिक से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है हम सभी लिए हैं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, तो मिश्रित खेती की देखिए प्रमुख विशेषता है पशुपालन, कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संख्यार चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो राजस्थान में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र हैं। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो देखिए पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश राज्य जो है अग्रणी है। आगे बात करते हैं कि भारत में अनुबंध कृषि, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोला जाता है, को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रीवियस आ चुका है फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद रखना है। वो राज्य है पंजाब, यानी पंजाब जो है भारत का पहला राज्य जिसने अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू किया। अगला प्रश्न है कि गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं कि चावल की कृषि के लिए जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से उच्च तापमान वाली आदर्श जलवायु उच्च मानी जाती है या सही मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कल्याण सोना किस फसल की किस्म है, गेहूं की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। आगे बात करते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है, तो चावल। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की खेती होती है, तो धान, जिसको हम चावल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि मक्का जो है मुख्यतः एक खरीफ की फसल है, परंतु उसकी खेती जो है वर्ष भर यानी खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। नहीं, मक्का जो है इनका अपवाद है। उत्तर भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी बॉयल ऑफ राइस, तो ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स।
आगे बात करें, जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये सभी धान की उन्नत किस्में हैं। आगे बात करें, ग्रीन गोल्ड किसकी उत्तम किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड जो है चाय की एक प्रजाति है, इसकी उच्चम किस्म होती है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो धान की फसल में नीलहरी शैवाल, जिसे बीजीए भी बोला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की जो है क्षमता जो है सर्वाधिक होती है? तो दलहनी फसलों में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट जो है राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व होता है। देखिए, आप सभी ने बार बार पढ़ा होगा कि दलहनी फसलों नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसलें आवश्यक होती है? तो दलहनी फसलें। क्यों होती है? तो क्योंकि दलहनी फसलें हो तो कोबाल्ट आवश्यक होता है, और कोबाल्ट जो है राइबोजियम जीवाणु पैदा करने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण को करता है। आगे बात करते हैं कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। आगे बात करें, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से अभिप्राय है कि उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना। आगे बात करते हैं हम लोग कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था? तो वो गेहूं का। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था? तो मैक्सिकन गेहूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो वह फसल है चाय, यानी चाय का निर्यात जो है सबसे ज़्यादा भारत से किया जाता है और उससे सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि लाल विलगन, जिसे रेड रॉट बोला जाता है, किस फसल का रोग होता है? तो वो गन्ना का रोग है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि मूंगा रेशा का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। ठीक है, किसका उत्पादन? मूंगा रेशम का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में की गई थी तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है? साथियों, जो मक्के की फसल होती है उसको तैयार होने में 140 दिन का भी समय लगता है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी बराक घाटी में सबसे ज़्यादा धान और चाय की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वह केरल को। अगला प्रश्न है कि लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है, जिसकी सर्वाधिक खेती जो है केरल में की जाती है। यानी लौंग की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो केरल में। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में काली मिर्च को हम लोग जानते हैं। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं कि शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तित रूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सही उत्तर हो जाएगा मक्का के, यानी मक्का की 2 प्रजातियां शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 है। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में, यह आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं कि चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की उन्नत फसल किस्म को ललित कहा जाता है। देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जितने भी कृषि संगठन हैं और उनके मुख्यालय को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल ही मत स्किप कीजिएगा। हमें बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह के कंटेंट तैयार करने में। चलिए बात करते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात किया जाए समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला में है। वहीं अगर बात करें अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। अगर वहीं बात किया जाए कि सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, VBI है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह भी मैक्सिको में ही स्थित है। अब देखिए हम सभी कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालय के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगर वहीं बात की जाए रबर बोर्ड की, तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोट्टयम केरल में है। चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। अगर बात की जाए तंबाकू बोर्ड की, तो तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है वो गुंटूर है। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय जो है कोच्चि केरल में स्थित है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर बात की जाए कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में, यानी बोर्ड के बारे में। देखिए राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? तो यह है आनंद में। आनंद गुजरात में पड़ता है आपके। अगला बात करते हैं कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल है। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो वो फरीदाबाद में आपके स्थित है। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है? जोधपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ उपलब्ध है? तो ये जो है हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। यह आपके रेलवे ग्रुप डी के बहुत शिफ्टों में रिपीट हुआ था। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये कहाँ है? हैसरघट्टा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? तो ये जो है गाजियाबाद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगर हम बात करें पशु चिकित्सा और जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। अगर वहीं बात की जाए पशु स्वास्थ्य संस्थान की, तो ये जालंधर में स्थित है। और बात की जाए पशु चिकित्सा जैविकी की, तो ये जो स्थित है ये गुवाहाटी में स्थित है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। तो साथियों ये थे आज के लगभग 200 से प्लस प्रश्न। फ्रेंड्स हमने इस वीडियो को एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है। इसमें सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम पूछे भी जा चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन है सभी किताबों का निचोड़ लिया गया है, चाहे आपको NCERT हो, चाहे सार संग्रह हो, चाहे लूसेंट हो या चाहे घटना चक्र हो। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके नदी, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, कृषि, बांध, इन सभी टॉपिकों से एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।